Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. In keeping with the rising corona infection cases and government announcement, we are again switching to online mode of learning instead of on-campus classes. Attendance for online classes is mandatory, however, you all have to pay proper attention towards lectures. Parents are expected to make suitable arrangement at home to ensure that their child has access to a working internet connection and device to attend online classes and complete the assigned work. Please stay functional. तो क्लास 9 दिस इज़ लेक्चर नंबर 1C। सेकेंड वेव में हम लोगों ने जो लेक्चर्स के नंबर सेंड किए थे, मैंने आप लोगों को 1B 2B 3B करके किया था। अब मैं थर्ड वेव के बाद जो हम लोग दोबारा ऑनलाइन मोड पे गए तो मैं आप लोगों को C लिख के सेंड करूँगी, तो आप लोग ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से लेक्चर जो हैं वो प्रीवियस थे और कौन से वाले जो हैं वो न्यू लेक्चर्स होंगे। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम आगे उसी को ही चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो चैप्टर आप लोग स्कूल में रीड कर रहे थे, एंड इट वाज चैप्टर नंबर 11 हीट चैप्टर हमने बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था और हमें जनरल गैस इक्वेशंस पढ़नी थी। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन से पढ़ना था। इसके अलावा बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ उसकी, यानी थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, बॉयस लॉ। बॉयस लॉ हमारे पास क्या था, रिलेशन था इन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयस लॉ में क्या होता है कि वॉल्यूम और प्रेशर के इन बिटवीन कौन सा रिलेशनशिप होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सही है, और इसको पूरा इन डिटेल मैंने आप लोग को स्कूल में समझा दिया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू और करें तो चार्ल्स लॉ अगर मैं देखूं तो चार्ल्स लॉ हम लोगों ने किया था जिसके अंदर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी समझा था। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस वक्त प्रेशर जो था वो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, और बॉयस लॉ में वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, ये दोनों जो है हमने इन डिटेल स्कूल में कर लिए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम इन दोनों बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ को ही यूज करते हुए हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तो हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन आएगी वो किन किन चीज़ों से रिलेट कर रही होगी। उसके अंदर आपके पास 3 क्वांटिटीज होंगी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सही है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कहाँ से आएंगे आप लोग के पास, बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाएगी जो कि आपके पास क्या कराएगी, जनरल गैस इक्वेशन कराएगी। आप पेज नंबर 197 पे आ जाइए अपनी बुक के। इसमें जनरल गैस इक्वेशन में देखिएगा, वन ऑफ द 3 स्टेट्स वेरिएबल्स टेम्परेचर इन बॉयस लॉ एंड प्रेशर इन चार्ल्स लॉ इज केप्ट फिक्स्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयस लॉ में एंड प्रेशर कांस्टेंट है किसके अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर। नाउ वी चेंज बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर साइमल्टेनियसली एंड सी देयर कंबाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, हम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं तो हमें वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा वो इफेक्ट देखेंगे, और ये हमारे पास क्या रिलेशन बन के आएगा जो कि जिसके अंदर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों एक साथ आ जाएंगे, तो वो आपके पास हो जाएगी जनरल गैस इक्वेशन। एन इक्वेशन रिलेटिंग ऑल द 3 क्वांटिटीज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड द जनरल गैस इक्वेशन। We will use Boyle's law and Charles law to obtain this equation. Let P, V and T be the temperature, pressure and volume of a gas. V is the volume of a gas, P is the pressure of the gas and T is the temperature of a gas. According to Boyle's law, V is inversely proportional to pressure when the temperature is constant. According to Charles law, V is directly proportional to temperature where the pressure is constant. अब अगर हम इन दोनों लॉज को यानी इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा। ठीक है,
अब मैंने आप लोगों को हमेशा ये बात बताई है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, सही है। यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट t अपॉन p, ठीक है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट t अपॉन p आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ये p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, p यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और t यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या बन के आ जाएगा, pv अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। क्या ड्राइव होके आया अभी तक हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास एक बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट था। जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, pv अपॉन t बन रही है, ठीक है। अगर हमारे पास P1 V1 और T1 और P2 V2 T2 टू स्टेट्स ऑफ गैस हो, यानी गैस की टू स्टेट्स हो जाएं, तो आप चाहे P1 V1 अपॉन T1 हो, P2 V2 अपॉन T2 हो, ये जिस आगे भी कंटिन्यू होता रहे, सबकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक कांस्टेंट के ही इक्वल आएगी। लाइक क्योंकि आप चाहे ये ले लें, ठीक है, या फिर पी एन वी एन अपॉन टी एन भी कर दें, तब भी ये सब किसके इक्वल आएंगे, कांस्टेंट के इक्वल आते रहेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन मोल्स। कांस्टेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, गैस के मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किसके अंदर एक्सप्रेस किया जाता है उसको, मोल्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। अगर 1 मोल ऑफ अ गैस होगा तो कांस्टेंट जो होगा उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलेंगे और उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ अ गैस होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, कैपिटल आर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एसआई यूनिट इसका क्या है, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आती है, सिस्टम इंटरनेशनल में आर की वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है सिर्फ 1 मोल ऑफ अ गैस हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं। तो n मोल्स ऑफ द गैस के लिए हम इसको क्या कहेंगे, nr हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 nr, ठीक है। ये आप लोग के पास खाली आए किस वक्त है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जब 1 मोल ऑफ अ गैस है। अब हमें नहीं पता कितने मोल ऑफ अ गैस है, तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है आपको। अगर मैं जनरली लिखूं, ठीक है, ये तो मैंने आप लोग के पास P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 जैसे हमने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के अंदर देखा था कंटिन्यूटी में, इसलिए हमने बता दिया। अदरवाइज ये क्या बन रहा है, PV अपॉन T इज इक्वल टू NR बन गया। PV इधर ही रहा, T अगर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो NRT बन गया, जो कि आप लोग के पास है जनरल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है क्लास, आगे समझ में। ये आप लोगों के पास क्या ड्राइव होके आ गई है, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हो गई है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, और उनके दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अगर नंबर ऑफ मोल्स n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो nr हम लिख देंगे, तो pv अपॉन t इज इक्वल टू nr हो गया और pv इज इक्वल टू nrt हो गया, जो कि हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, सही है। तो अब आप लोग जो हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख लीजिएगा, इनकी स्टेटमेंट्स लिखिएगा और इसको जो मैंने लिखवाया था, मार्क करवाया था, वो सब लिख लीजिएगा। इसी तरीके से चार्ल्स वो जनरल गैस इक्वेशन भी जो मैंने अभी समझाया है, इसको भी आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। डेरिवेशन भी
ओके क्लास, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी के अंदर हम क्या करें कि एक सब्सटेंस है, कोई सा भी एक सब्सटेंस ले लें और उसी सब्सटेंस के डिफरेंट सैंपल्स लें जिसके अंदर डिफरेंट अमाउंट हो. लाइक अगर मैं कॉपर लेती हूँ, कॉपर के डिफरेंट अमाउंट के सैंपल्स ले लेते हैं और उसको हीट देते हैं थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर. कितनी रेंज की? सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर तक हीट प्रोवाइड करते हैं. तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल्स. हर सैंपल के लिए हीट कितनी रिक्वायर होगी, उसको डिफरेंट रिक्वायर होगी. लाइक टेक अ नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. सेम सब्सटेंस के नंबर ऑफ सैंपल्स लें डिफरेंट अमाउंट के एंड हीट देम थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर. और कैसे आप लोगों ने उसको प्रोवाइड किया? सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर से हीट प्रोवाइड किए. इट विल बी फाउंड दैट द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल्स. हर सैंपल के लिए हीट रिक्वायर्ड जो होगी वो डिफरेंट होगी. हालांकि आपने एक ही सब्सटेंस लिया था, लाइक अगर सिर्फ कॉपर ही लिया था लेकिन उसके सैंपल्स जो थे वो डिफरेंट अमाउंट के थे, डिफरेंट थे, तो उसके लिए हीट रिक्वायर्ड भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल थ्रू डेल्टा टी. अगर मैं बोलूँ डेल्टा क्यू क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि उसका टेम्परेचर रेज कर रही है उस सैंपल का, पर्टिकुलर सैंपल का. अगर वो टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है? डेल्टा क्यू. देन द रेशियो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज द हीट कैपेसिटी. तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगी? ये रेशियो होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. हीट कैपेसिटी होगी उस सैंपल की, नॉट अ सब्सटेंस. सब्सटेंस की क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने बात ये की कि हमने कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, लाइक हमने कॉपर ले लिया, सही है, कॉपर के ही डिफरेंट सैंपल्स ले लिए. डिफरेंट सैंपल्स के अंदर हमने नंबर ऑफ सैंपल्स ले लिए, जैसे हमने 4 या 5 सैंपल्स लिए जिसके अंदर अमाउंट सबके अंदर डिफरेंट थी. तो आप लोगों ने जब उसको हीट प्रोवाइड की सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर की, तो आपने देखा हर सैंपल के लिए आप लोगों के हीट जो थी उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई थी. ठीक है, तो हमारे पास राइज द टेम्परेचर करने के लिए तो हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो उसको रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पे क्या है? पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. जो आप लोग के पास चेंज इन टेम्परेचर आ रहा था, तो उसको हमारे पास जब डिवाइड करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? हीट कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा. सही है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज हीट कैपेसिटी. ओके, इसका जो आप लोग के पास यूनिट आएगा हीट कैपेसिटी का, वो जूल्स पर केल्विन है. वो जूल्स पर केल्विन कैसे है? ये आप लोग के पास अमाउंट ऑफ हीट है, हीट जो है जूल्स में है, इसका यूनिट जूल्स हो गया, इसका यूनिट केल्विन हो गया. तो अगर मैं इसको देखूं तो जूल्स पर केल्विन यूनिट हो गया हीट कैपेसिटी का. ठीक है, ओके. अब हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक heat capacity. What is specific heat capacity? Take equal amounts of different substances, for example copper, iron and water. 3 different substances ले लिए हमने और उनके सबके इक्वल अमाउंट ले लिए. ठीक है, जैसे जितना भी अमाउंट हमने कॉपर का लिया है एग्जैक्टली सेम अमाउंट हमने आयरन का लिया और एग्जैक्टली सेम हमने वाटर का लिया है. हीट देम फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अंडर द सेम फ्लेम सो दैट दे ऑल एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. अब तीनों को आप लोग सेम टाइम के अंदर सेम फ्लेम में हीट प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर जो है सबके सब तीनों सब्सटेंसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें. At the end of the interval, you will find that the rise in temperature is not the same for all. क्यों? ऐसा क्यों होगा? एंड में आप देखेंगे आपने हालांकि इक्वल अमाउंट लिया था वाटर का, आयरन का एंड कॉपर का. इन तीनों का अमाउंट क्या था? सेम था. और आपने इनको सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम फ्लेम पे रखते हुए सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इनको प्रोवाइड की गई है ताकि वो एब्जॉर्ब कर लें सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. लेकिन जब आप लोग इनका राइज इन टेम्परेचर चेक करेंगे तो आखिर में तीनों का राइज इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा. इट इज मैक्सिमम फॉर कॉपर, मिनिमम फॉर वाटर एंड इंटरमीडिएट फॉर आयरन, ऑल्दो मच ग्रेटर देन दैट फॉर
वाटर, ठीक है। कॉपर का सबसे ज़्यादा होगा टेम्परेचर राइज, आयरन का उससे कम होगा और वाटर का सबसे कम होगा। दिस शोज दैट कॉपर इज हीटेड क्विकली वेयर एज वाटर वेरी स्लोली। इसका क्या मतलब है, कॉपर बहुत जल्दी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर राइज कर देता है एज कम्पेयर टू द वाटर. This means that if they all are heated so as to have the same rise in temperature, copper will need least amount of heat and the water the greatest one for this purpose. इसका क्या मतलब है, जब हम तीनों को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले राइज इन टेम्परेचर किसके अंदर हो गया, कॉपर में। यानी कॉपर को सिर्फ थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड की जाएगी तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वाटर। उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन एडिशन टू इट्स लॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द मास एंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ हीट जो उसको प्रोवाइड की जा रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। आपने देखा अमाउंट ऑफ हीट अगर हमने तीनों को सेम प्रोवाइड की, लेकिन कॉपर अलग सब्सटेंस था, वाटर अलग था और उसके अलावा हमारे पास क्या था, आयरन था। तीनों के अलग अलग होने की वजह से हमारे पास राइज इन टेम्परेचर तीनों के अंदर डिफरेंट हुआ। It is found experimentally that the amount of heat required is directly proportional to both the mass and the rise in temperature of the substance. Thus, if delta Q is the amount of heat added to the rise in temperature of m kg of a substance through delta T, then हमारे पास क्या है, amount of heat जो कि हमने इसको प्रोवाइड की है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम करने जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट किस किस के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके राइज इन टेम्परेचर के, और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ थी, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी बन के आ जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोवाइड की है वो राइजिंग टेम्परेचर उसी के हिसाब से हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेल्टा टी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है आप लोग के पास स्मॉल सी है, एम डेल्टा टी। अगर मुझे सी निकालना है तो सी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा क्यू, और ये चीज़ यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा। वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड द राइज इन टेम्परेचर। सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। सी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितना मास है या कितना राइज इन टेम्परेचर है। सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इफ सी इज स्मॉल फॉर अ सब्सटेंस द हीट नीडेड विल ऑल्सो बी स्मॉल। इफ इट इज लार्ज द हीट नीडेड विल ऑल्सो बी लार्ज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ मास एंड राइज इन टेम्परेचर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है आप लोग ब्लैंक्स के लिए मार्क कर लीजिएगा। अगर सी स्मॉल है, सही है, सब्सटेंस का, तो हीट जो है वो कितनी स्मॉल रिक्वायर होगी उसको राइज इन टेम्परेचर करने के लिए। और अगर आप लोग के पास सी की वैल्यू लार्ज है तो हीट नीडेड विल ऑल्सो बी लार्ज। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट क्या आएगा। इसका है जूल्स, इसका है केजी और डेल्टा टी है केल्विन। तो जूल्स पर केजी केल्विन जो आप लोग के पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट, कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं ये फाइंड आउट करती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। सी जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के इन बिटवीन रिलेशन निकालें तो आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था। अगर मैं एम को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एम सी बन जाएगा और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है, कैपिटल
सी के बराबर होता है, सी जो है वो एम सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये आपके पास हीट कैपेसिटी हो गई है। ठीक है, ओके। ओके क्लास, दिस वॉज द लेक्चर नंबर 1B। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, फिर स्पेसिफिक हीट पढ़ी और हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं आप लोग रजिस्टर्स के अंदर, इसके अंदर इनकी डेफिनेशंस और ये सब, ये जो डेरिवेशन है ये मैंने आप लोग को बताई है, ये आप लोग कर लीजिएगा। सही है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।